मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। खबर आखिर तक देखें और ज़रा जुड़े रहें साथ में, क्योंकि आज यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे की एक अहम बैठक हुई। कुछ चर्चाओं के साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि भाई आने वाले वक्त के लिए एक योजना बनाई गई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे के अंदर कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए और उन ज़मीनी मुद्दों को मीडिया के माध्यम से यानी कि सबके सामने लाया जाए जो मुस्लिम कौम नहीं जान पा रही है। मेरे साथ में देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं, कुछ नए कार्यकर्ता भी मोर्चे के अंदर आए हैं और शब्बीर साहब जो पहले से ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं मोर्चे के, मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। काफ़ी वक्त के बाद में आप लोगों ने एक मीटिंग की है, तो क्या ज़रूरत महसूस हुई इस मीटिंग को करने की? सर, मैं जब से दिल्ली आया हूँ और पॉलिटिकल लोगों के बीच में जब हमारा आपसी वो बना तालमेल, क्योंकि इससे पहले हम पॉलिटिक्स में थे नहीं, न खानदानी पॉलिटिक्स वाले हैं हमें, तो इसलिए हमें राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा। लेकिन जब मैं दिल्ली में आया हूँ, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठना शुरू किया हूँ जी, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप लोहार के पास बैठोगे, कुछ भी मत खरीदो तो कालिक फ्री में मिलेगी। अतर बेचने वाले के पास बैठोगे तो अतर फ्री में मिलेगी, आप खरीदो या ना खरीदो खुशबू फ्री में मिलेगी। तो हमने जो भी चीज़ हासिल किया वो पढ़े लिखे लोगों से ही हासिल किया। जब मैंने हालात पे डाला, माशरे में देखा कि हमारे लोगों की हालत ऐसी है कि हमारे लोग झल्ली पल्ली रेडी रिक्शे पे क्यों नज़र आते हैं, हमारे लोग सरकारी कुर्सी सरकारी कलम पे क्यों नहीं आते, क्योंकि अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान सरकारी कुर्सी सरकारी कलम देती है। जिस कौम की वो कहते हैं ना, जो कौम सियासत के ऐवाने में नहीं होती वह कौम कभी अदालत और थाने में नहीं होती। तो हम सियासत में भी नहीं हैं, हम प्रशासन में भी नहीं हैं। तो मैंने इसको जब विचार करना शुरू किया कि आखिर अब वजह क्या है हिंदुस्तान की, वो सारी खानदानी पेशेवर जातियाँ वो आगे बढ़ती जा रही हैं शिक्षा के मैदान में, नौकरी के मैदान में, सियासत के मैदान में, और उसी जाति के जो लोग इस्लाम धर्म में, वही खानदानी पेशेवर लोग। अब खानदानी पेशेवर समझ रहे हैं ना? कह दीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा इशारा कर दूं। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे नाई का काम बाल काटने का, कपड़े धोने का काम धोबी का, लकड़ी का काम बढ़ई का, ऐसे ही होता है। हाँ, जी, हाँ, तो इसको अगर खुले शब्दों में बात की जाती है तो कुछ लोग तो अब ऐतराज भी करते हैं। मैं उस पर भी थोड़ा एक सवाल करूँगा। अब ये बताइएगा मुझे आपके कि ये जो पेशेवर लोग हैं, तो क्या आप इनको पैसे से हटाकर इनके शिक्षा की ओर बढ़ावा देना चाह रहे हैं? जी देखिए, मकसद ये है कि शिक्षा की ओर तो सबको ही बढ़ना चाहिए। जिस देश का शिक्षा का ग्राफ बढ़ता है और शिक्षा का ग्राफ घटता है और अंधविश्वास बढ़ता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में चाहे किसी कोने में हो, तरक्की करने की, मुल्क की तरक्की, देश की तरक्की, समाज की तरक्की जब भी होती है जब शिक्षा दर बढ़ता है। ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मैंने ये देखा, एक मुस्लिम की हालात को देखते हुए, मुस्लिम मैं भी हूँ, मुस्लिम होते हुए हमने मुस्लिमों पे ही नज़र डाला कि आखिर जो खानदानी पेशेवर जूता बनाने वाली एक कौम होती है, वो इस्लाम धर्म में भी पाई जाती है, वो सिख धर्म में पाई जाती है, वो बौद्ध धर्म में पाई जाती है, वो ईसाई धर्म में पाई जाती है। भारत के अंदर जितने धर्म, सब धर्म में पाई जाती है। तो आखिर कारण क्या है कि वो जूते बनाने वाली कौम, वो सफाई करने वाली कौम, वो कपड़ा बुनने वाली कौम जो और धर्मों में है, वो आगे बढ़ रही शिक्षा के मैदान में, नौकरी के मैदान में, सियासत के मैदान में, शासन के मैदान में। और वही खानदानी पेशेवर जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, ये निचले स्तर पे कैसे जा रहे हैं कि इनसे शिक्षा गायब है, इनसे रोजगार गायब है, ये झल्ली पल्ली रेड़ी रिक्शा लगा के अपना पेट पाल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मैंने ये देखा कि अगर ऐसा हुआ क्यों, तो मैंने ये देखा कि भारत के अंदर बाबा साहब ने जब अंग्रेजों से आरक्षण की मांग की थी तो खानदानी पेशेवर के आधार पे मांग की थी। ठीक है। और उस आरक्षण को अंग्रेजों ने 3 कैटेगरी में दिया था, 340, 341 और 342। ठीक है। 340 पे कोई प्रतिबंध नहीं, 342 पे कोई प्रतिबंध नहीं। 10 अगस्त 1950 को उस समय की जो सरकार थी उसने मजहब के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया कि सिर्फ उसको मिलेगा जो सिर्फ हिंदू धर्म को मानेगा, वही जाति, वही खानदानी पेशेवर। अगर वही कहाँ हुआ? ऐसा तो नहीं कहा गया, ऐसा कहा गया और ऐसा सुनने में आता है कि मुस्लिमों में तो जात पात होता ही नहीं है, तुम में जात पात कहाँ होता है? जी जी, देखिए, इस्लाम में कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन मुसलमान में जाति पाति होती हैं। मुसलमान और इस्लाम अलग अलग है?
जी, मुसलमान भारत का अलग है और इस्लाम अलग है। अच्छा। क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं ये यहीं से कन्वर्ट हुए हैं, कोई अरब से आए हुए लोग नहीं हैं। पर आपके आलिम तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं कबूल करते हैं। देखिए जी, अगर आलिम उन आलिम से कहा जाए कि आप किस बिरादरी के, तो शेख सैयद पठान कुछ ना कुछ बताएंगे। उनसे कहा जाए कि आप मुसलमान होने के नाते किसी जुलाहा दुनिया के यहाँ आप अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं, तो शायद वो तुरंत मना कर देंगे उसी टाइम। बात समझ गए? अच्छा, ये आलिमों में भेदभाव, यानी कि आलिम भी भेदभाव करते हैं? जी, भेदभाव अगर ना होता तो सियासत के मैदान में जितने सांसद थे, आजम खान साहब कहाँ से आते हैं? राजपूत कन्वर्टेड। सैयद शाहनवाज जी कहाँ से आते हैं? ब्राह्मण कन्वर्टेड। और बड़े बड़े जितने उलमाए कराम हैं ये लगभग शेख सैयद पठान। तो जिन खानदानी पेशेवर लोगों का हक है उनकी आवाज़ ये इसी आधार पे तो नहीं उठा रहे हैं कि हमें तो मिलना नहीं है, हमारे बच्चे को तो मिलना नहीं, मैं इनकी आवाज़ क्यों बनूं। और शायद ये आवाज़ बनते तो आज मुस्लिम भी शिक्षा में आगे होता, डॉक्टर होता, वकील होता, जज होता, नेता होता, बहुत कुछ होता। इसमें सुधार कहाँ समझते हैं, कैसे सुधार आ सकता है? सुधार ऐसे आ सकता है कि भारत सरकार जिस तरह से 1936 में सिख मजहब के उन्हीं खानदानी पेशेवर लोगों को दोबारा शामिल कर लिया, 1990 में बौद्ध धर्म के लोगों को दोबारा उसी खानदानी पेशेवर लोगों को शामिल कर लिया, ठीक उसी तरह अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक मुस्लिम समाज को भी वही खानदानी पेशेवर लोगों को शामिल आर्टिकल 341 में कर ले, धार्मिक प्रतिबंध हटा दे, ये भी विकास कर जाएगा। शिक्षा के मैदान में, रोजगार के मैदान में, सियासत के मैदान में आगे बढ़ जाएगा। हमारी तरक्की, देश की तरक्की होगी। सब सब मैं बहुत वर्षों से आपके मोर्चे को कवर कर रहा हूँ और कुछ और भी समाज ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनल करने के तौर पर कवरेज देता हूँ, जिसमें सलमानी हैं, अंसारी भी हैं और कुरैशी भी हैं। मैं कुरैशियों में जाता हूँ तो उनके 50 संगठन, सलमानी में जाता हूँ उनके 50 संगठन, मंसूरियों में, अंसारी में जाता हूँ उनके 50 संगठन हैं। क्या आप लोग अपनी इस फिलोसफी को उनके संगठनों तक पहुँचा पाए हैं, या वो आपको बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? देखिए, वो लोग मिलना चाहते हैं। और अभी हमें रायबरेली में मैं गया था तो कुरैशी समाज के लोगों ने मुझे बुलाया था। तो मैंने उनके सामने एक सवाल रखा कि आप नज़र उठा के देखिए कि आपके जो पूर्वज थे, चाचा सिराजुद्दीन और सिराजु कुरैशी बिरादरी के थे, उनका अगर योगदान देश के अंदर देखा जाए किस तरह से उन्होंने क्रांति करी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कुरैशी समाज के लोग हैं, कुरैशी कहते तो हैं, वो लोग अपने जाति प्रमाण पत्र पे, आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे, पहचान पत्र पे कुरैशी नहीं लगाते, मंसूरी नहीं लगाते, अंसारी नहीं लगाते, नाई नहीं लगाते। जो भारत सरकार ने एक लिस्ट दी कि इन जातियों की तादाद मुझे बताई जाए, इस वजह से इनको पिछड़े वर्ग का इनको जो अधिकार है वो इनको नहीं मिल पाता। अच्छा। खाली नाम की वजह से इनको जनरल कैटेगरी में डाल के इनका अधिकार खत्म कर दिया जाता है, इनका अधिकार दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। पर उत्तर प्रदेश में तो गजट है जी, उत्तर प्रदेश में तो गजट है ना? जी जी, उत्तर प्रदेश में गजट है, लेकिन जब हम बताएंगे ही नहीं कि हम मंसूरी हैं लिखित तौर से, तो सरकार हमको कैसे देगी? सरकार तो जैसे हमारे इलाके में मंसूरी को बहना कहा जाता है, कहीं कहीं धुना भी कहा जाता है। तो धुना और बहना नाम की चिड़िया सरकार के खाते में नहीं है। अच्छा। सरकार कहती है हमको मंसूरी तादाद बताओ, हमको कुरैशी तादाद बताओ, हमको बुनकरों की तादाद बताओ, हम उनके आबादी के अनुपात उनको अधिकार देते हैं। लेकिन वो बैकवर्ड में डाल दिया ना इनको 10-50 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो संगठन चल रहे हैं, पर्सनल जो संगठन चल रहे हैं, वो फेल हैं। बिल्कुल फेल। अगर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कानूनी दांव पे समझाने में नाकाम है तो फेल ही है। वो तो बस यही संगठन, आओ इकट्ठे बैठो, बिरयानी खाओ, पंचायत करो, बस यही मसला है। दुनिया की वो कौम कामयाब नहीं होती जो कौम अपने देश के अपने मौलिक कानून अधिकार को नहीं समझती और उसको छीनने में कामयाब नहीं होती। कौन कौन लोगों को आपने आज संगठित में, यानी कि संगठन में लाने की कोशिश की और किन किन लोगों को पद दिया है? देखिए, हमारे बीच में जो आज हमने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच में कार्यालय पे बुलाई है, इसमें ये हापुड़ से आए हैं जब्बीर भाई। ये चौधरी समाज से हैं, हालांकि ऊंची जाति से हैं। इनका अधिकार नहीं है इसमें, लेकिन एक कौम का दर्द लेकर ये हापुड़ से यहाँ पर आए और इनको हमने ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश का महासचिव बनाया, उत्तर प्रदेश का। ठीक है।
उसके बाद हमारे ये भाई साहब आए, मुर्सली भाई, ये आए, इनको हमने क्या पदवी दिया, पद नहीं है। अच्छा, तो लेकिन कौम के लिए ये भी यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे समाज में अब रोज़ जोड़े जाएंगे। हफ्ते में 15 दिन में कार्यालय में बैठक होगी, मीटिंग होगी, संविधान के बारे में बताया जाएगा, इतिहास के बारे में बताया जाएगा। दुनिया की जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती, वो अपने बच्चों के आने वाली नस्ल का, उसके भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इतने सारे मदरसे आप लोगों के, इतनी सारी मस्जिदें आप लोगों की, इतने सारे आप दावे करते हैं कि हमारे इदारे चल रहे हैं, दरगाहें चल रही हैं। मेरा एक सवाल ये बनता है आपसे कि जब इतना सब कुछ आपके पास में है, तो आप लोगों को एक अनुच्छेद 341 की वजह से कमजोरी महसूस हो रही है? सर मैं एक चीज़ बताऊं, जो गली मोहल्ले में आसपास में मदरसे हैं, मदरसों में अक्सर ये लोग अरबी पढ़ाते हैं। अच्छा। उर्दू नहीं पढ़ाते। और अरबी को समझना, उर्दू को पढ़ना जरूरी है। अच्छा। अगर उर्दू नहीं पढ़ेगा, अरबी नहीं समझेगा। अगर वो उर्दू पढ़ता तो अल्लामा फजल हक खैराबादी को पहचानता, मौलाना लियाकत अली को पहचानता, मौलाना मोहम्मद उस्मान को पहचानता, बेगम हजरत बेगम आलिया चांद बीबी नूरजहां, और ये जो हमारे देश का झंडे का डिजाइन किया सुरैया तैयब को पहचानता। और तो और जिन उलमाओं ने इस देश के नाम पर अपने जान की कुर्बानी दी है, फतेहपुरी मस्जिद से लेके लाल किले के दरवाजे तक, दोनों तरफ अंग्रेजों ने, दोनों तरफ पेड़ों पे आलिमों की गर्दन काट कर लटका दी गई थी। तब ये देश आज़ाद हुआ। कौड़िया पुल से लेके लाल किले तक जमीन पर उलमाओं को लिटाकर उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया गया, तब ये देश आज़ाद हुआ। वही मदरसे के आलिम से ये बात पूछो कि जरा 5 मुस्लिम क्रांतिकारियों की शबाने उम्री तो बता दो। शायद ऐसा बताने में तो मैं लगता हूँ कि नहीं बता सकता। अच्छा। बड़े मदरसों के तो बता देंगे। तो यहाँ जरूरत महसूस हो रही है? बिल्कुल महसूस हो रही है। हमारे उलमाओं की जिम्मेदारी है कि हम तक इतिहास पहुँचाए। थोड़ा आपका नए पदाधिकारियों से बात कर लेते हैं थोड़ी। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जाबिर चौधरी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से। अच्छा जाबिर, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या एक जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से समाज में उतरेंगे आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर? समाज में जो उतरना है मुझे, जो हमारे मंसूरी भाई हैं, अदर कास्ट हैं, उनके लिए हमें मेहनत करनी है, अपने संगठन को इसे मजबूत बनाना है। जो इनका हक है, उनके हक के लिए हमें लड़ना है। चलिए। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे सदर मौलाना आमिर रशादी साहब भी आर्टिकल 341 पे काम कर रहे हैं, और यूनाइटेड मोर्चा भी काम करता है, तो हमारी कहीं ना कहीं विचारधारा मिलती है। तो इसी बाबत आज गुलाम सरवर भाई ने मुझे यहाँ बुलाया था, तो आज मैं इस मीटिंग में शामिल हुआ, और हम लोग काम कर रहे हैं आर्टिकल 341 पर, और इंशाल्लाह आगे भी साथ मिलकर काम करते रहेंगे। चलिए देखिए, अभी तो जब सब शुरुआत दौरे होता है, तो उसके अंदर समझना भी होता है, समझाना भी होता है, और एक मिशन जो होता है उसको वक्त लगता है रूपरेखा दिखाने में, या यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि भाई कोई भी मिशन जब तक कामयाब नहीं होता, जब तक कि उसके ज़मीनी स्तर के लोग उसके साथ नहीं होते हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग साथ नहीं आते हैं। अब देखना यह है कि शब्बीर ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, और जिस तरह से आज इन्होंने एक छोटी सी मीटिंग करके नए पदाधिकारियों को मौका दिया है दिल्ली से शुरुआत करने के लिए, अब देखना ये होगा कि इनको इनका समाज कितना एक्सेप्ट करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात समाज की आती है तो वो अपनी अपनी गाते हैं, सबके साथ चलने की बात दूर कर देते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।